हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं, पूरा का पूरा अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले के वीडियो में हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर देखिए उस वीडियो को। ठीक है। क्वेश्चन से क्या होगा ना, क्वेश्चंस आप लोग बनाओगे और उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है ना वो समझोगे, कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब चीज़ बताया गया वहाँ पर। ओके। तो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन, अगर हम आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और आप उसको अपने वर्ड्स में लिख पा रहे हो, देन आपके लिए वो बेस्ट हो सकता है ना। तो हम हर एक क्वेश्चंस को डीकोड कर देंगे, उसको समझाएंगे कैसे होता है, क्या है, रिएक्शंस क्या है, वो हर एक चीज़ को हम लोग लेकर चलेंगे। ओके। तो ये जो वीडियो है ना, ये कौन सा चैप्टर से रिलेटेड है? एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड। इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू HCl HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एक्सेट्रा सोज एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है। वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक C2H5OH दैट इज अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। मतलब देखिए, जिसमें हाइड्रोजन होता है बोलते हैं हम लोग एसिडिक कैरेक्टर है, ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, बट इसमें भी तो हाइड्रोजन है ना, बट ये एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों नहीं करता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं ऐसे इसको, है ना। देखिए क्या है, अब HCl और HNO3 है। देखिए HCl है और HNO3 है, पता होगा नाम, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये हमारा क्या है? नाइट्रिक एसिड। समझिएगा, अगर समझ जाइएगा ना तो फिर आप लोग अपने अपने लैंग्वेजेस में और अच्छे इन्हांस करके लिख सकते हो आप लोग आंसर शीट में, है ना। नाइट्रिक एसिड है। अब देखिए ये दोनों का क्या है, ये दोनों का है क्या, समझते हैं। ये क्या करता है ना, ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है, लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रोड्यूस H+ आयंस, H+ आयंस। ठीक है। अब जब H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये करेगा क्या, इट सोज एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक बिहेवियर, है ना, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। क्लियर है। अब देखो, ये H+ आयन अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो ये एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक शो बोल सकते हैं ना, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। ये अब कैसे करेगा भाई, देख लेते हैं इक्वेशन से। HCl है, ठीक है, ये टूटता है क्या, H+ में, और फिर क्लोरीन माइनस में, और फिर अगर HNO3 देख लेते हैं तो ये मेरा टूटता है क्या, ये भी H+ में, और ये NO3, NO क्या हो गया पेन में, हाँ, NO3 माइनस में। तो ये H+ जो है ना, वही दिखाता है एसिडिक कैरेक्टर। ये तो समझ में आ गया भाई, चलो। बट अगर हम लोग अल्कोहल का बात करते हैं, अल्कोहल जो क्वेश्चन में है, अल्कोहल दैट इज C2H5OH, C2H5OH, और एक है ग्लूकोज, है ना, एक है ग्लूकोज जिसका C6H12O6, ये चीज़ है ना। ये है क्या, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड, ध्यान में रखना होगा, कोवेलेंट कंपाउंड, जो कि क्या होता है ना, डू नॉट डिसोशिएट, मतलब डू नॉट एसोसिएट बोल सकते हैं, एसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या करता है ना, H+ आयंस में टूटता ही नहीं है ना। अब जब H+ आयन में नहीं टूटेगा तो क्या ये एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो होगा ना, ये वाला चीज, दैट्स वाई एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन किसका, अल्कोहल का, ग्लूकोज का, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, चाहे सीधा ऐसे बोल सकते हैं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका मतलब ये एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। एसिडिक होता तभी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो ऐसे करके आप लोग ब्रेक करके समझोगे ना, तो आपको पूरे अच्छे से
आसान लगेगा समझने में भी और इंटरेस्ट भी आएगा। ओ अच्छा, ऐसे ऐसे ब्रेक ब्रेक कर करके समझना। अब आप इसको ना अब आप अपने लैंग्वेजेस में लिख सकते हो। इक्वेशंस भी हम दे दिए हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को समझा भी दिए हैं, तो आप लिखोगे ना तो आपका आंसर शीट अच्छा लगेगा और एग्जामिनर्स को और अच्छा लगेगा चेक करने में भी। क्लियर है? चलो, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं। सर्दी खांसी हो गया बट थोड़ा सा रिकवर हो चुके हैं, तो सोचे कि चलो वीडियो बनाते। नेक्स्ट है, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज अ रेन वाटर डस। मतलब डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है बट रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है ना। अब इसको डिकोड करते हैं, चलिए भाई समझते हैं। रेन वाटर को समझ लेते हैं। अब देखिए रेन वाटर में क्या होता है ना, इसमें बहुत सारा डिजॉल्व गैसेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिजॉल्व गैसेस होता है। अब डिजॉल्व गैसेस कैसा हो सकता है भाई, देखिए NO2, ठीक है, ये भी है, फिर CO2 भी है, फिर SO2 भी है, ये सब सारा चीज़ है। हाँ, डिजॉल्व गैसेस ये सब है, ठीक है। अब समझते हैं आगे। ये सब जब डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व इन वाटर, है ना, डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म, क्या करता है, टू फॉर्म क्या क्या बनाएगा भाई, नाइट्रस एसिड। सबका रिएक्शन भी देखेंगे हम लोग। नाइट्रस एसिड बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बना लेगा, है ना, नाइट्रिक एसिड बना लेगा, फिर कार्बनिक एसिड बना लेगा, कार्बनिक एसिड बना लेगा, कुछ भी हो सकता है ना, सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा, सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, इतना सारा एसिड बना लेगा। अब जब इतना सारा एसिड बन गया है भाई, आप हमको ये बताओ कि जब एसिड बन गया है तो ये क्या करेगा, डिसोशिएट इन आयंस होगा, डिसोशिएट्स इन आयन, यानी कि आयंस में तो टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है, ये तो टूटेगा। दैट्स वाई यही रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, रेस्पॉन्सिबल, यही जो आयंस टूटता है ना, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बोले तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। अब डिस्टिल वाटर में ऐसा क्यों नहीं होता है, चलिए डिस्टिल वाटर के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्टिल वाटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्यों, डिस्टिल वाटर में, अब देखिए ये क्या करता है, नॉट कंटेन, लिख सकते हैं ना, नॉट कंटेन एनी डिजॉल्व गैसेस, एनी डिजॉल्व गैसेस, ओके। दूसरा, डू नॉट, क्या हो गया है पेन में भाई, हाँ, डू नॉट हैव एनी आयंस, ऐसे लिखते पेन में हम कंफ्यूज कर गए, हाँ, डू नॉट हैव एनी आयंस, सो नो इलेक्ट्रिसिटी। अब जब इसमें आयंस ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल तो है ही नहीं, है ना। चलिए भाई, तो रिएक्शंस भी समझ लें जो ऊपर में हम बताए थे डिसॉल्व गैसेस के साथ। रिएक्शंस क्या हो सकता है, देखिए अगर NO2 है और H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, HNO2 और प्लस HNO3, ठीक है। अगर हम लोग बैलेंस करते हैं, देखिए बैलेंस आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ बैलेंस पे टाइम लग जाएगा। HNO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। चलिए CO2 से बनाते हैं, CO2 और H2O, ठीक है, ये क्या बनाएगा, H2CO3, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं SO2 और प्लस H2O, ये बनाएगा H2SO3, जिसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस, एल एल छूट गया है, सल्फ्यूरस, फिर से लिख देते हैं, सल्फ्यूरस
एसिड, ठीक है। और अगर टू लिख दिए, अगर SO2 और प्लस ऑक्सीजन और फिर H2O अगर ये हो जाता है तो बन जाता है H2SO4। इसको बैलेंस करते हैं तो ये 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पर भी 2। ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जाहिर सी बात है ये सब तो हमारे लिए नुकसानदेह है, बट यहाँ नुकसान और फायदे का नहीं था, यहाँ पर था कि इलेक्ट्रिसिटी किस में कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि ये सब जो है ना, जितना भी सारा चीज़ था, ये सब क्या था, आयंस में डिसोशिएट हो जा रहा था, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी, ठीक है। लेकिन डिस्टिल वाटर क्या था, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी डिजॉल्व गैसेस नहीं था, और कोई भी तरह का आयन डिसोशिएट नहीं कर पा रहा था, इसलिए नो इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? अब आप इसको अरेंज करके अच्छे से लिख लो, कैसे लिख सकते हो, सजा कर ये वो बनाओ, लिखो। लिखने से ना आदत बनता है, और आदत हो जाने के बाद ना आप वहाँ पर और अच्छे से इन्हांस करके लिख पाओगे, आपको लिखने में भी अच्छा लगेगा, है ना। तो आप पहले आदत तो बनाओ, पहले हैबिट तो बनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, अ मिल्कमैन एंड वेरियस एड, सॉरी यहाँ एंड लिखा गया, ऐड होगा ADD, ठीक है। ऐड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक मिल्कमैन क्या करता है ना, फ्रेश मिल्क में एक छोटा अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा उसमें मिला देता है, ठीक है, बेकिंग सोडा मिला देता है। हाँ, वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। अब वो पूछा जा रहा है कि क्यों वो pH को शिफ्ट करता है, ठीक है ना, टू स्लाइटली अल्कलाइन करने के लिए। फिर वाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, और फिर मिल्क जो है ना वो लंबा टाइम क्यों लेता है दही बनने में। तो बस इसका कारण हम लोग को जानना है, चलिए समझ लेते हैं इसको भी। सबसे पहले समझ लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस को हम ना पूरा मतलब एवरेज ऑल टाइप का, मतलब ओवरऑल टाइप का हम समझा देते हैं आपको, कैसे आप लिख सकते हो। सबसे पहले देखते हैं फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क जो होता है ना, फ्रेश मिल्क जो होता है वो होता है एसिडिक इन नेचर। क्या होता है? एसिडिक इन नेचर, जिसका पीएच, ठीक है, जिसका पीएच 6.8, ठीक है, 6.8 है, 7 से कम हो जाता है, ठीक है, 6.8 है। अब जब थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं, बेकिंग पाउडर ऐड हो गया, बेकिंग पाउडर हम लोग क्या किए हैं, ऐड कर दिए, प्लस कर दिए, ठीक है। तो ये ना, ये क्या हो जाता है, विल बिकम थोड़ा अल्कालाइन, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है ना, जल्दी दूध जो होता है ना वो खट्टा नहीं होता है, जिसकी वजह से दूध जल्दी खट्टा नहीं होता है। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर इससे लिख लेते हैं, हाँ, मिल्क डजंट टर्न सावर, शावर नहीं शॉर, खट्टा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई चलो ठीक है, दूध खट्टा नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा बेकिंग पाउडर उसमें मिला दिया जाता है, ताकि सब लोग दूध वाले को ना बोले कि हाँ तुम्हारा दूध जल्दी खट्टा हो जाता है, ये होता है। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला के उसको थोड़ा एल्कालाइन बना देता है। ओके, अब बात करते हैं जब मिल्क जब कर्ड में बन रहा होता है ना, यहाँ लिखते हैं व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, तो होगा क्या, इसका पीएच डिक्रीज होगा पीएच डिक्रीज होगा या नहीं होगा, एंड इट बिकम एसिडिक तो होगा ना। जैसे पीएच अगर चेंज होगा, पीएच कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक के वजह से क्या करता है, इसमें जब बेकिंग पाउडर मिला दिया जाता है, अब देखिए एसिडिक है तो वो तुरंत हो सकता है खट्टा होकर दही बन जाए, बट अगर बेकिंग पाउडर मिला दिया जाए तो वो अल्कालाइन हो गया। ऑन एडिंग, यहाँ लिखते हैं ऑन एडिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर, तो इट विल बिकम क्या हो गया, ये अल्कालाइन बन गया, और ये लेगा थोड़ा सा टाइम टू
टाइम टू मेक कर्ड, ऐसा लिख सकते हैं, टाइम टू मेक कर्ड। ठीक है, मतलब कर्ड दही बनने में टाइम टू कन्वर्टेड इनटू कर्ड बोल सकते हैं, मेक कर्ड या कन्वर्टेड, जो भी आप लिखिएगा अपना अपनी भाषा में, है ना। टाइम टू कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ये टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि अब वो अल्कालाइन हो गया है। एसिडिक्स में एसिडिक था, उसमें हम लोग क्या किए, बेकिंग पाउडर मिला दिए हैं, जिसके वजह से एसिडिक होता तो हो सकता है जल्दी बन जाता, बट और दूध भी तो खट्टा हो जाता ना। तो एसिडिक के वजह से उसको उसमें क्या किया गया, बेकिंग पाउडर मिला दिया गया, और बेकिंग पाउडर मिला देने से क्या हो गया, उसका थोड़ा सा टाइम बढ़ गया। अब वो दूध जो है ना दही बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ए है यहाँ पर, ए एंड बी, यानी कि दो टेस्ट ट्यूब बनाया गया है। टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं हम भी, दो ठो टेस्ट ट्यूब बना लिए। अब इसमें क्या किया गया है, रिबन लिया गया है, मैग्नीशियम रिबन, चलो ले लिए हम भी, मैग्नीशियम रिबन ले लिए। इट टुक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब ए वाइल एसिटिक एसिड। थोड़ा सा क्वेश्चन में हो गया, एक्चुअली बोला क्या जा रहा है कि पहले वाले में क्या किया गया है, थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? HCl। और दूसरे वाले में मिलाया गया है एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। ठीक है, हम नाम भी लिख देते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये आपका क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड ये मिलाया गया है। हमसे पूछा जा रहा है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगरसली। किसमें फिजिंग साउंड जो होगा, चाहे फिजिंग जो होगा ना, वो ज़्यादा होगा। अब इसके पीछे समझ लेते हैं। अब देखिए HCl जो है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आयनाइज भी होगा, आयोनाइज कंप्लीटली होगा। ठीक है, अब जब आयोनाइज कंप्लीटली होगा तो इसमें हमको मिलेगा क्या, मोर H+ आयंस। अब मोर H+ आयंस मिला, दैट मीन्स कि ये मोर फिजिंग होगा। सिंपल है ना। ये आप लिख सकते हैं ऐसे कि चलो ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि आयनाइज कंप्लीटली हो जाता है, जिसके वजह से H+ आयन का जो लिबरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। H+ आयन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फिजिंग करता है, मतलब अच्छे तरीके से बर्न होता है एक तरीके से, वो समझ लीजिए। अब आते हैं CH3COOH में। CH3COOH में क्या होता है भाई, ये वीक एसिड है। अब जब वीक एसिड है तो ये क्या होगा, आयोनाइज पार्शली। लिखेंगे, फिर से बंद हो गया, पेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आयोनाइज पार्शियली, ये हो गया। अब जब आयोनाइज पार्शियली होगा तो लेस H+ आयंस आएगा, लेस H+ आयन आएगा। अब जब लेस H+ आयन हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, लेस फिजिंग। इसको आप आसानी से ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछता है, एक्टिविटी बेस्ड, ये सब एक्टिविटीज़ में होता है, तो आप ऐसे करके बना सकते हो। इसको अपने ऑर्डर में एक अलग से बीकर डायग्राम वगैरह, हम ये समझाने का काम कर रहे हैं कि आप क्वेश्चंस को कैसे समझ सकते हो, क्वेश्चंस को समझ के कैसे सॉल्व कर सकते हो, है ना, ये चीज़। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। बोल रहा है क्या, स्वीट टूथ में लीड टू टूथ डीके। देखिएगा, आराम से समझिएगा इस चीज़ को, है ना। स्वीट टूथ में लीड टू टूथ डीके, एक्सप्लेन वाई, व्हाट इज द रोल ऑफ टूथ पेस्ट इन प्रिवेंटिंग कैविटीज। बोला जा रहा है क्या, स्वीट टूथ। अब स्वीट टूथ होता क्या है, समझिए इसको, क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको। स्वीट टूथ यहां लिखते हैं। स्वीट टूथ का मतलब होता है वैसा इंसान जिसको ना बहुत स्वीट, मतलब मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो क्या हो गया भाई, लाइक स्वीट टेस्टिंग फूड। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलो, ये तो डिकोड हो गया भाई कि स्वीट टूथ क्या होता है। अब एग्जांपल में ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये बंदा जो है वो खाना चाहे शुगर, तो शुगर क्या होता है भाई, C12H22
O11 खाना चाहा, ये क्या होगा ना, स्टिक टू द टूथ करेगा, मतलब चिपकेगा, स्टिक टू द टूथ, ठीक, चिपक गया। ये हो गया क्या, अब जैसे दांत में चिपक जाएगा तो बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन, मुंह में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन होगा, डीकम्पोजिशन होगा। अब डीकम्पोजिशन होगा तो बहुत सारा एसिड्स बनेगा, मेनी एसिड्स फॉर्म्स। अब ये एसिड्स क्या हो सकता है भाई, देखिए जैसे प्रोपनोइक एसिड, ठीक है, फिर लैक्टिक एसिड, ये हो सकता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड बहुत सारा बन सकता है, ये सब सारा चीज़। अब ये जो होगा ना वो क्या करेगा, यहाँ बताते हैं, ये सब जो है ये वाला चीज़, ये सब क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, रिएक्ट विथ कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारे दांत में होता है, ठीक है, रिएक्ट विथ कैल्शियम फॉस्फेट, रिएक्शन भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का है, कैल्शियम फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट। और जब ये कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कर जाता है ना तो हमारे जैसे जो दांत में जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम सॉल्ट बनाता है, टू फॉर्म कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है, ये कैल्शियम सॉल्ट बनाया। और इसी के वजह से ये जो कैल्शियम सॉल्ट जो बना है, ठीक है, यही होता है, क्या हो गया, टूथ डीके, ठीक है, मतलब कैल्शियम सॉल्ट बना तो क्या हो गया, मतलब टूथ का डीके हुआ और यही हो गया कैविटी हैपन, मतलब ये दांत का सड़ने का मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, है ना। अब दांत को सड़ने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो टूथपेस्ट का भी तो कहानी देखना पड़ेगा, तो टूथपेस्ट का कहानी देख लेते हैं, टूथपेस्ट, ठीक है। अब टूथपेस्ट का कहानी क्या है समझ लेते हैं। टूथपेस्ट क्या होता है ना, इसमें एक टाइप का मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं सोडियम फ्लोराइड कंटेन कलरलेस कोटिंग मटेरियल, ठीक है, कंटेन सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला NaF होता है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सोडियम फ्लोराइड, ये है ना। अब जब ये NaF होता है ना, ये क्या करता है ना, कोट चढ़ा देता है, टूथ गेट कोटेड, तो क्या हो जाता है, टूथ गेट कोटेड, कोटेड हो गया, मतलब दांत पर क्या हो गया, लेयर बन गया। अब दांत पर लेयर बन गया तो अटैक तो होगा नहीं, तो नॉट अटैक्ड ईजिली अटैक्ड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उस पर कोटेशन, मतलब कोटेशन नहीं बोल सकते, उस पर एक लेयर बन गया, और अब कोई भी चीज़ आएगा, कोई भी एसिड आएगा तो उस पर अटैक नहीं कर पाएगा ईजिली विथ बाई क्या, ऐसे बोल सकते हैं बाई एसिड। अब जब अटैक ही नहीं करेगा तो जो एक्स्ट्रा जो एसिड है, ऑल्सो लिख सकते हैं, ऑल्सो एसिड रिड्यूस्ड जो है उसमें ऑलरेडी, वो भी कम हो जाएगा, जिसके वजह से फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली जो होगा प्रिवेंशन ऑफ कैविटी स्टार्ट, प्रिवेंशन ऑफ कैविटी, मतलब हमारा दांत सड़ने से बच जाएगा। अब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन समझ लेते हैं यहीं पर। रिएक्शन क्या होता है, देखिए Ca3PO4 होल 2 कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है, और ये रिएक्ट किया सोडियम फ्लोराइड के साथ, ठीक है। ये बनाया क्या, बनाया CaF2 दैट इज कोटेड ऑन टीथ, ठीक है, यही वाला चीज़ जो होता है ना वो टीथ पर जाकर कोट कर जाता है, और प्लस और क्या बना, Na3PO4, ठीक है, सोडियम फॉस्फेट। तो ये तो चलो ठीक है, कोटे मेरा काम क्या है, दांत का लेयर बनाना, दांत पर लेयर चढ़ जाना, उसके बाद जो बचा वो सब मुंह से निकाल के हम लोग फेंक देते हैं। अगर आप इसको बैलेंस करने जाओ तो हमारा हो जाएगा, सोडियम यहाँ पर है 3, और फ्लोरीन यहाँ पर 3 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है 3,
CaF2, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 6। हाँ चलिए ठीक है, हो गया, बैलेंस भी हो गया। अब देख लीजिएगा, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये हम आपको समझा रहे हैं कि एक्चुअली होता कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब इसको आप पैराग्राफ वाइज में चाहे आप पॉइंट वाइज में जैसे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे समझाने का मेरा वजह यही है कि आप क्वेश्चंस को ब्रेक कर करके तोड़ तोड़ कर बीच बीच में मतलब उसको समझने का कोशिश करो कि आखिर क्या क्या बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन द रिएक्शन MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट है और यह HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये चीज़ है। देखिए लिखने का होता क्या है ना, जब हम टाइप करते हैं ना MgCl2 ऐसे टाइप नहीं होता है। अब होता है या नहीं होता है मेरे को आता नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, बस टू बी ऑनेस्ट। तो हम क्या करते हैं MgCl और 2 होता है तो 2 ऐसे ही लिख देते, ठीक है। बट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मेरे को आता नहीं है कैसे टाइप होता है इसमें, है ना। गूगल कीबोर्ड है नहीं इसमें तो हम टाइप नहीं कर पाते। चलिए तो MgCO3 2HCl MgCl2 H2 और CO2 हमसे पूछा जा रहा है नेम द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इसमें बताना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है आपके लिए, आप तो आसानी से बता दोगे ना। प्रोडक्ट क्या है इसमें, यहाँ लिख देते हैं। प्रोडक्ट तो हमको मिला है क्या, MgCl2 प्लस वाटर मिला है, ठीक है। ऐसे प्लस में नहीं निकलते, प्लस में नहीं लिखते हैं। वाटर मिला है और कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट है हमारा क्या भाई, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अब हमसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द सॉल्ट्स इन्वॉल्वमेंट। अब इसमें सॉल्ट कौन कौन है, तो सॉल्ट जो है ना वो हमारा MgCl2 है, ये भी मेरा सॉल्ट है और ये वाला भी मेरा सॉल्ट है, ठीक है। ये तो एसिड है, ये वाटर है, ये गैस है, तो सॉल्ट हो गया ये दोनों। अब हमारा मेन मुद्दा आता है, विल यू क्लासीफाई इट एज अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन और एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव रीजन। हमको बताना है कि क्या यहाँ रिप्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहा है और नहीं, विल यू क्लासीफाई इट एज अ रिप्लेसमेंट, हम लोग को बताना है क्या यहाँ रिप्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहा है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। हमको रीज़न देना है इस चीज़ का, और क्या हम लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ये भी बताना है। चलिए हम एक बार इक्वेशंस को फिर से लिख लेते हैं ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो MgCO3 है प्लस 2HCl है, ये हम लोग को प्रोडक्ट में दिया है MgCl2 प्लस H2O और प्लस CO2, ये चीज़ हमको मिला है। अब देखिए ये जो है ना एक टाइप का रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, क्यों वो भी बताते हैं। रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, फिर से बंद हो गया। रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, क्यों वो समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट था या मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ से क्लोरीन उठ के कहाँ आ गया, इसके पास आ गया, है ना। देखिए MgCl2 बन गया, है ना। तो ये रिप्लेस किया है, अपना जगह को रिप्लेस किया है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए इसके वजह से क्या हो गया भाई, MgCl2 फॉर्म्ड हुआ है ना, यही रिप्लेसमेंट की वजह से तो फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, हाँ MgCl2 फॉर्म्ड हो गया। ये किसके वजह से हुआ है ये भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल, है ना, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ HCl, HCl का हो गया बाई किसका, बाई द केटायन कौन सा, Mg2+ के वजह से, ठीक है। Mg2+ के वजह से ये क्लोरीन इसके पास चलकर आया और CO3 को रिप्लेस कर दिया, यही चीज़ यहाँ पर हम लिखती है। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब उसको भी तो समझना होगा
कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का सिंपल सा फंडा है कि अगर एसिड और बेस अटैच्ड होगा, ठीक है, तो बनेगा सॉल्ट और बनेगा वाटर, ठीक है। बट यहाँ का रिएक्शंस में क्या है, HCl रिएक्ट कर रहा है MgCO3 के, मतलब क्या हो रहा है कि मेरा एसिड तो है, देखिए जैसे यहाँ पर MgCO3 और प्लस HCl था, तो एसिड तो है, ये तो मेरा एसिड है, हमको चाहिए एक बेस, बट ये क्या हो गया, एक बन गया सॉल्ट, एक सॉल्ट है। और एसिड और सॉल्ट का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होता है, सो हम बोल सकते हैं इट इज नॉट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ये हम नहीं बोल सकते। क्लियर, सारा का सारा चीज ब्रेकआउट कर दिए हम। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर है भाई, 6 के बाद 7 नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है। वाई डू वी नॉट कैटेगराइज मेटल ऑक्साइड एज सॉल्ट वाइल वी कैटेगराइज मेटल सल्फाइड एज सॉल्ट, ठीक है। चलिए भाई इसको समझ लेते हैं। हम लोग मेटल ऑक्साइड को सॉल्ट नहीं बोल सकते, बट मेटल सल्फाइड को सॉल्ट बोल सकते हैं, तो ऐसा क्यों। अब देखिए इसके पीछे का वजह क्या है। सॉल्ट जो होता है ना, सॉल्ट जो होता है ना, वो आयनिक कंपाउंड फाउंड बाय द पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन, ठीक है। ये होता है एक आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल, है ना, आयोनाइज तो होता ही है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड्स बाई केटायन, पॉजिटिव जो होता है, जो अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे न्यूट्रलाइजेशन में, बाई केटायन। सॉल्ट तो ये होता है, और मेटल सल्फाइड्स क्या होता है, मेटल सल्फाइड्स को देख लेते हैं, ये क्या होता है, ये होता है फॉर्म्ड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, स्पेलिंग ठीक है, हाइड्रोजन आयंस ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया H2S, आयंस ऑफ H2S बाई कैटायन। रिएक्शन भी समझ लेते हैं, जैसे CaOH होल 2 और प्लस H2S, H2S, ठीक है, तो ये क्या हुआ CaS, ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड और प्लस H2O, ये चीज़ है। तो मेटल सल्फाइड और सॉल्ट के बारे में हम आपको समझाए हैं कि ये दोनों क्या होता है। अब देखिए एक्चुअली, तो मेटल सल्फाइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये सॉल्ट होगा। देखिए यहाँ क्या था, आयनिक कंपाउंड फाउंड बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड्स बाई कैटायन, और यहाँ फाउंड बाई कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ H2S बाई कैटायन। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई चलो इसको हम लोग सॉल्ट बोल सकते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, CaO और प्लस HCl, ठीक है, बनेगा CaCl2 और प्लस H2O, बैलेंस भी कर देते हैं तो यहाँ 2HCl हो जाएगा। CaO जो है यहाँ पर, ये है ना, इज बेस, यहाँ पर बेस है, नॉट सॉल्ट। क्यों, ये बेस है, नॉट सॉल्ट, बिकॉज CaO cannot be prepared by complete or partial
पार्शियल रिप्लेसमेंट, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ किसका, ऑफ ऑल आयंस, ऑफ ऑल आयंस ऑफ एन एसिड। ये रिएक्शन सही दिख जा रहा है, ठीक है ना, कि जितना भी एसिड था उसका कंप्लीट पार्शियल रिप्लेसमेंट, कंप्लीट और पार्शियल, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। देखिए यहाँ Cl तो गया बट हाइड्रोजन तो अलग हो गया। सो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी मेटल ऑक्साइड्स होगा, मेटल ऑक्साइड्स डू नॉट कैटेगराइज्ड, से लिख सकते हैं कैटेगराइज्ड एज सॉल्ट, डू नॉट कैटेगराइज एज सॉल्ट। तो ध्यान में रखिएगा क्यों ऐसा हुआ, हम रिएक्शन भी लेके आपको समझा दिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। जो भी होगा क्वेश्चन नंबर 7 होगा या 8 होगा। क्वेश्चन में क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन इज इन फर्टिलाइजर्स में लीड टू वाटर पोल्यूशन। अगर फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन यूज कर लेते हैं तो वो वाटर पोल्यूशन करता है। इलूसिडेट द स्टेटमेंट, हमको बताना है, इसको समझाना है कि आखिर ऐसा कैसे। तो कैसे है, तो चलिए समझ लेते हैं हम। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यानी कि वैसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो यहां लिख लेते हैं हम लोग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, यही है फर्टिलाइजर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक तो, एग्जाम्पल है अमोनिया सल्फेट, अमोनिया सल्फेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है NH4SO4, NH4SO4, ठीक है। अब जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है ना, यानी कि जब पानी के साथ रिएक्ट होता है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करता है, ये फॉर्म करेगा क्या, नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया ये चीज, है ना, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जिसके वजह से बोल सकते हैं एसिडिटी ऑफ सॉइल, एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज कर जाएगा। अब जब इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, ये नुकसानदेह होगा, है ना, वाटर के लिए नुकसानदेह होगा, नॉट डिजायरेबल, नॉट डिजायरेबल इन वाटर, वाटर के लिए अच्छा तो है नहीं, और जब वाटर के लिए अच्छा नहीं है तो वाटर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन समझ लेते हैं एक तो, एक्सेप्शन में आ जाता है हमारा यूरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यूरिया का फॉर्मूला H2NCO और NH2, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ये क्या करता है ना, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, रिएक्ट विथ वाटर, यानी कि हाइड्रोलाइसिस सीधा लिख देते हैं, ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये होगा क्या, डजंट प्रोड्यूस एसिड, ये एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो सम हाउ बोल सकते हैं हम लोग कि यूरिया जो होता है ना वो गुड होता है, यूरिया इज गुड, सो यूरिया इज गुड, कुछ हद तक ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है, 2NH4, हम सारा रिएक्शंस मेरे पास लिखा हुआ है वही हम लिख दे रहे हैं आपको, H2O, ठीक है, रिएक्ट किया तो बनेगा H2SO4, ये रिएक्शन किसके लिए, ऊपर वाले पॉल्यूशंस के लिए है, H2SO4 प्लस NH4OH, रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए 2 और यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये पॉल्यूशन का कहानी है, इसी की वजह से, इसी रिएक्शन की वजह से पॉल्यूशन हो जाता है।
तो आप इसको थोड़ा सा पैराग्राफ के फॉर्मेट में चाहे जैसे भी समझा के लिख सकते हो तो आप लिख दो। मेरे हिसाब से तो ऐसे भी लिखो, ऐसा लिखो ताकि देखने के बाद समझ में आ जाए कि हाँ ये क्या बताना चाह रहा है। अरे कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट में तो आपको बताना ही ना, कौन सा हमको कहानी लिखना है कि हाँ अकबर कैसे मरा था, क्या किया था क्या नहीं किया था, तो कहानी लिख रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझना है, इज लाइक अ मैथमेटिक्स, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस लाइज बिटवीन 1 and 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है। विच सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस? तो कौन सा सब्सटेंस है भाई? तो सब जानता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। चलिए, इज इट एसिडिक और बेस? यस ऑफ कोर्स। इज इट इट इज एसिडिक। हाउ इज द पीएच रेंज हेल्पफुल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? चलिए समझ लेते हैं, छोटा सा सवाल है ये लेकिन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाक बंद हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, HCl। अब ये क्या है? यही चीज है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रेस्पॉन्सिबल फॉर पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इसका पीएच क्या हो जाता है गैस्ट्रिक जूस का? ऐसा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छा रहे ध्यान में। गैस्ट्रिक जूस, इसका जो पीएच होता है ना वो 1 to 2 वैरी करता है। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये इसका काम क्या है भाई? एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस हेल्प करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी क्या? विदाउट हार्मिंग स्टमक, विदाउट हार्मिंग स्टमक। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और चीज है, क्या है भाई? कि इट ब्रेक डाउन नहीं है, ब्रेक डाउन, हाँ, कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे हम लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना, उसको पचाने में बहुत हेल्प करता है। सब में हेल्प करता है बट उसको आपको पचाने के लिए ये सब जरूरत है। अगर ये सब ना रहे ना पेट में, हम बता रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा पचेगा ही नहीं, पेट में ही रह जाएगा। कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ, ठीक है, इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे ऐसे समझा रहे हैं हम लोग, ब्रेक कर करके तोड़ के अगर आपको हम समझा रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। अब आप इसको कैसे लिखते हो ये आप पर है, और आप अगर इसको लिख पा रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, और आपको लिखना भी चाहिए, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मेरे को आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अच्छी बात। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है भाई। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है समझते हैं। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 और इंटू हाफ H2O। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इसको हम लोग को ना मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट विथ मॉइस्चर, ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में। ठीक है ना, जिससे ये बना हुआ भी अप्रोक्सीमेटली लगभग, है ना, जिप्सम एंड सॉलिड मास, और ये पूरा हार्ड हो जाएगा और ये यूजेबल नहीं हो जाएगा, कैन नॉट बी यूज्ड, यूज ही नहीं कर सकते, बर्बाद हो जाएगा वो।
अब देखिए रिएक्शन क्या होता है उससे पता चल जाएगा। देखिए CaSO4 और इनटू 2H2O, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस इतना H2O होता है, ठीक है। ये अब इतना तो चलो ये यूजेबल है, चलिए भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा पाउडर के फॉर्मेट में रहेगा, दैट इज नोन एज द POP, ठीक है ना, ये POP होता है। अब यही POP अगर CaSO4 और इंटू हाफ H2O को अगर पानी के साथ मिला देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ठीक है ना, इस तो ये सीधा क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, CaSO4 और इंटू 2H2O, जो कि बन जाएगा मेरा जिप्सम, है ना, जिप्सम। और यही हार्ड मास होता है, हार्ड मास। और ये यूजेबल नहीं है, ये बेकार हो जाता है एकदम। देखिएगा आप लोग अब आसपास भी अपना देखिएगा, कहीं घर वर बन रहा होगा, कोई सीमेंट का बोरा बाहर में रखा हुआ रह गया और वो जम गया, एक रात में ही जम जाता है, ठंड में ही जम जाता है, ठीक है, तो ख़राब हो गया, वो ख़त्म हो गया, अभी कोई यूज़ ही नहीं है, अब रख दो उसको। मतलब वो कोई को तो होता है ना सीढ़ी के पास या कहीं पर गड्ढा वड्ढा में डाल देता है, थोड़ा ऊपर ऊपर में तोड़ तोड़ के मतलब लाइक अ गिट्टी बन जाता है, पत्थर जैसा, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ये 10 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, है ना, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला है, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है। और आप इसको अगर आप यहाँ तक आए, इसका मतलब यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, तो इसका मतलब आप डेडिकेटेड है कि हाँ चलिए ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका, मेरा बताने का तरीका, क्वेश्चंस का जो कंटेंट जो आपको मिल रहा है वो अच्छा लग रहा होगा। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन हो गया। अब ये चैप्टर 2 चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का 10 क्वेश्चन बनाएंगे, फिजिक्स से भी बनाएंगे, सोच रहे हैं मैथमेटिक्स से भी बना दे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग के लिए भी हेल्प हो जाए। ओके, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, है ना। और आप लोग, आई होप कि आप लोग अपना बोर्ड का प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे, प्री बोर्ड आने वाला है, ठीक है, तो प्री बोर्ड में भी लगे हुए होंगे, अच्छा है, तैयारी करते रहिए। सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।